हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू। जीके जीएस के अलावा यहाँ पे करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। यानी बीपीएससी और बिहार दरोगा का सेट होने वाला है। 50 क्वेश्चन का होगा। देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ये हमारा 7वां सेट है, यानी इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 6 सेट कवर कर लिया है। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय गान के मूल रूप से पद कितने होते हैं? तो ये राष्ट्रीय गान से थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो इसका आंसर आप लगा चुके होंगे, आंसर होगा 5। राष्ट्रीय गान के बारे में थोड़ा सा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था भाई? तो 1911। और इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कोलकाता अधिवेशन जब गाया गया था ये राष्ट्रीय गान, उस समय अध्यक्ष थे बिशन नारायण दत्त। और इसके अलावा पूछा जाता है कि इसको गाया कौन था? तो गाने वाले थे सरला कुमारी। सरला कुमारी रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी और इन्हीं के साथ कुछ बच्चे थे, उन्होंने मिलकर ये राष्ट्रीय गान को इस समय गाया था। एक क्वेश्चन और आता है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो ये तो आपको पता होगा, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब स्वीकृति दी थी? ये क्वेश्चन आता है। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के साथ साथ राष्ट्रीय गीत दोनों को भारतीय संविधान में जगह दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो दिया गया था 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान को गाने में समय कितना लगता है? कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो 52 सेकंड लगते हैं, लेकिन विशेष रूप से कभी कभी राष्ट्रीय गान गाने में 20 सेकंड का ही मौका दिया जाता है। जब संसद की बैठक होती है, तो संसद का जब सत्र स्टार्ट होता है, यानी सत्र जब शुरू होता है, तो राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम से सॉन्ग शुरू होते हैं, बैठक स्टार्ट होती है। और जब सत्र समाप्त होता है तो नेशनल सॉन्ग से यह समाप्त किया जाता है। यानी संसद का सत्र की जब शुरुआत होती है तो राष्ट्रीय गान से शुरुआत होती है और राष्ट्रीय गीत से खत्म होती है। तो ये बातें जो बेसिक सी बातें हैं, ये एग्जाम में एक एक करके पूछा जाता है। राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में देना। राष्ट्रीय गीत जो है हमारा, वो बांग्ला भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय गान के बारे में देखें तो राष्ट्रीय गान को 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। यह भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जैसे जैसे हमें याद आता जा रहा है वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नीलगिरी और अन्नामलई की पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो ये पासेस से क्वेश्चन है और पासेस में अभी 2 दिन पहले खत्म किया हूँ ज्योग्राफी के चैप्टर में। तो अगर वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं 8 से 10 में आ सकते हैं, क्लासेस बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और अगर 2 से 4 में आना चाहेंगे तो टारगेट बैच है हमारा दरोगा और बिहार एसएससी का। मैथ, रीजनिंग और जीके हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है दर्रा से नीलगिरी और अन्नामलई। तो इससे हमें थोड़ा सा भारत का इमेज देखना पड़ेगा, यानी भारत का फिगर देखना पड़ेगा। भारत का फिगर देखें तो ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, थाल घाट और भोर घाट, और नीचे है पाल घाट और सेनकोट्टा। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ये हमारा है थाल घाट दर्रा, है ना, और ये महाराष्ट्र में है। ये हमारा है भोर घाट दर्रा और ये भी महाराष्ट्र में है। ये हमारा है पाल घाट दर्रा और नीचे का है सेनकोट्टा दर्रा। ये पासेस हैं जो भारत के पश्चिमी छोर यानी सह्याद्री पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन है नीलगिरी और अन्नामलई, तो आंसर होगा हमारा पाल घाट, ठीक है। जबकि थाल और भोर हमारे कहाँ है? महाराष्ट्र में। थाल घाट जोड़ता है नासिक को, मुंबई से नासिक को, और भोर घाट जोड़ता है मुंबई को कर्नाटक से, ठीक है। आगे चलते हैं। दर्रा से ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन का आंसर आप ही हमें बता दीजिए कि बताइए ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी है, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, वो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, ये बताना है। और एक और क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी तो हिमाचल प्रदेश में बहती है, तो हिमाचल प्रदेश का दर्रा होगा। और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश का दर्रा होगा। तो दोनों दर्रा का नाम आप हमें कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तमिलनाडु के बारे में पूछा गया है। तमिलनाडु है कहाँ पे? तो फिर से मैप, ज्योग्राफी जितना भी है वो मैप से ही होगा। तमिलनाडु भारत के इस क्षेत्र में, ये एरिया तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा दर्रा पूछ रहा है आपसे, तो तमिलनाडु का सबसे ऊंचा दर्रा जो होगा, सॉरी पहाड़ जो होगा हमारा चोटी, वो दोदा बेटा होगा। दोदा बेटा की ऊंचाई अगर पूछा जाए आपसे तो ये 2637 मीटर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें और, तो दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसे कहते हैं अन्नामलई, है ना। अन्नामलई जो चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2697 मीटर है, ठीक है। और ये अनाईमुड़ी, सॉरी अन्नामलई नहीं, अनाईमुड़ी होगा, अनाईमुड़ी पर्वत, अनाईमुड़ी पर्वत, ठीक है। अनाईमुड़ी पर्वत जो है वो अन्नामलई पर्वत पे स्थित है, अनाईमुड़ी चोटी। तो अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन ये आएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। किस पर्वत पर स्थित है? तो अन्नामलई पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2697 मीटर। जबकि नीलगिरी पहाड़ी अगर पूछा जाए तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम क्या है? तो तीन ओर से घिरा हुआ राज्य हमारा कौन सा है? त्रिपुरा, है ना। त्रिपुरा को बांग्लादेश तीनों ओर से घेर के रखता है। अगर बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश भारत के इस क्षेत्र में है, ये त्रिपुरा है, ठीक है। ये हमारा मिजोरम का क्षेत्र है और ये हमारा भारत का क्षेत्र है और ये यहाँ पे बांग्लादेश है, ये हमारा बांग्लादेश है। बांग्लादेश भारत से कितना बाउंड्री लगाता है? सीमा 4096 किलोमीटर का, यानी बांग्लादेश भारत से सबसे ज़्यादा लंबा सीमा लगाता है ना। सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है बांग्लादेश भारत से। और कितने राज्य से सीमा लगाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा। तो 5 राज्य से बांग्लादेश सीमा लगाते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे तो हमारा होगा वेस्ट बंगाल, पहला राज्य ये हो गया। दूसरा राज्य है मेघालय। तीसरा राज्य यहाँ पे हमारा असम आ जाएगा। ये त्रिपुरा है और ये हमारा मिजोरम है। ये 5 राज्य से बांग्लादेश भारत से सीमा लगाते हैं। और त्रिपुरा को आप देख रहे होगे 1 2 3, तीनों ओर से बांग्लादेश घेर के रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 2011 को किसके द्वारा किया गया था? तो आपको पता होगा 1911 की बातें की जा रही है ना, और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ये तो आपको पता होगा। और दिल्ली दरबार में आने वाले व्यक्ति थे जॉर्ज पंचम, सम्राट जॉर्ज पंचम ये आए थे और इन्हीं के याद में दिल्ली का शिलान्यास किया गया था। और इसी समय क्या किया गया था? बिहार को अलग किया गया था, किससे? झारखंड से, है ना। बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा 22 मार्च 1912 को, जबकि ऐलान किया गया था 1911 में ही, ठीक है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी थी, किससे सीखी थी? तो राजा रवि वर्मा के एक चाचा थे, ठीक है, राजा राम, वो इनके गुरु थे, ठीक है, जिनका नाम था राजा राम। लेकिन ये जो सीखने वाले व्यक्ति हैं जिससे ये सीखे थे, उनका नाम था आनंद मूर्ति स्वामी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो चर्चित पुस्तक है, ये पुस्तक उन्होंने अहमदनगर जेल में लिखा था और ये पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है और इन्हीं के याद में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कभी कभी जन्म पूछ लेगा, तो जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1869 को इनका, 89 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी काफ़ी चर्चित पुस्तक है। आगे चलते हैं। और ये पुस्तक लिखा कहाँ गया था? तो ये लिखा गया था अहमदनगर में।
अहमदनगर जो जेल था इसी में जेल में लिखा गया था। और ये जेल गए क्यों थे? तो 1948 का जो रिवोल्ट हुआ था ना, विद्रोह, इसी के दौरान इन्हें जेल में डाला गया था। और इनको सबसे पहले जेल की यात्रा ये कब किए थे? 1920 के असहयोग आंदोलन में इनको जेल जाना पड़ा था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो हुआ था उसी के समय सबसे पहले ये जेल की यात्रा किए थे। इसके बाद दूसरी बार ये जेल की यात्रा किए थे 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं याद रखिएगा, जैसे जैसे मुझे याद आता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है और एक और व्यक्ति है रुचिरा, ये 27 औसत अंक बनाए रखने के लिए रखे हैं, लेकिन अब तक ये केवल 11 परीक्षा दी है। तो दो लोग हैं, एक का नाम है सुबीर और ये 15 परीक्षा दिए थे और औसत अंक 29 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 435 होगा। दूसरा है रुचिरा और ये 11 परीक्षा दी है और औसत इनका है 27। इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 270 और प्लस 27 यानी 297 है ना। अब कह रहा है क्या कि सुबीर के प्रदर्शन के मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में और कितने औसत स्कोर प्राप्त करना चाहिए। तो दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 4। तो पहले यहाँ से डिफरेंस निकाल लीजिए दोनों का, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, है ना। और कितना इसको बनाना है? 4 एग्जाम और देना है तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा? तो 4 तिया 12, 4 बचे और 4 5, यानी आंसर आएगा 335। क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन पूछ रहा था कि दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है सुबीर, एक का नाम है रुचिरा। सुबीर 15 एग्जाम देता है और औसत 29 लाता है। रुचिरा 11 एग्जाम देती है और औसत 27 लाती है। रुचिरा को सुबीर के औसत के बराबर अंक प्राप्त करना है और उसके पास इसके बराबर एग्जाम देना है। तो एग्जाम कितना देना है अभी और इसका बाकी है 4। तो एवरेज औसत क्या रहेगा? तो यहाँ दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो कुल कितना अंक और लाना पड़ेगा? रुचिरा को 138 और कितना एग्जाम देना है? 4। 4 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो स्वेज नहर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अच्छे से बात किए थे। स्वेज नहर की लंबाई 168 है और क्वेश्चन मैच करता है। स्वेज नहर के बारे में देखें तो ये मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर और रेड सी यानी लाल सागर को आपस में जोड़ता है। स्वेज नहर का गहराई देखेंगे तो गहराई है 16.5 मीटर की। ठीक है, अगर स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण देखें तो पहले निर्माण कब हुआ था? तो स्वेज नहर का निर्माण बनकर तैयार हुआ था 1869 में और स्वेज नहर को खोला गया था 1872 में, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1954 में। तो ये सारे क्वेश्चन स्वेज नहर से आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो प्रथम विजेता कौन साहित्यकार थे? व्यक्ति का नाम नहीं पूछ रहा है, व्यक्ति थे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम विजेता जयशंकर कुरूप। ठीक है, और यहाँ पे इनका नाम नहीं पूछ रहा है ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये मलयालम साहित्य से संबंधित थे। तो अब क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, उसी हिसाब से आपको आंसर भी देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी अभी पुरस्कृत किया गया है 4 दिन पहले और ये टोटल कलाकार की संख्या है 82। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वीन वेरी रूल संबंधित है किससे? तो ये खेल का एक शब्द है, जैसे क्रिकेट में कैच आउट होता है ना, बोल्ड होता है, उसी तरीके से क्वीन वेरी रूल्स जो होते हैं वो तीरंदाजी खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन होगा हमारा ए। जिस प्रकार नाइफ संबंधित है कट से, उसी प्रकार गन किससे संबंधित है? तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो नाइफ मतलब होता है चाकू, चाकू का काम होता है काटना। गन मतलब होता है बंदूक का, बंदूक से हम लोग शूट करते हैं ना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिया था? तो राजपूत के माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं एक जहांगीर और दूसरे होंगे हमारे शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां राजपूताना थे। ठीक है, तो दोनों के बारे में बात रखिएगा याद।
जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में अगर बात करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, यहीं तक छोड़ देते हैं। दोनों का जन्म हमको बता देना, जहांगीर का जन्म कब हुआ और शाहजहां का जन्म कब हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। लाए थे लिटन, समाप्त करेंगे रिपन। ठीक है, अगर कैनिंग के बारे में देखा जाए तो कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो कौन थे? कैनिंग थे, है ना। और कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह होता है, रिवोल्ट होता है। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है कैनिंग। गवर्नर जनरल बन के 1856 में ये आए थे भारत, लेकिन 1857 का विद्रोह हुआ तो 1858 में इन्हें वायसराय बना दिया गया। ठीक है, और इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। आगे अगर बात करें तो करजन के बारे में जानते होंगे, 1905 का बंगाल का विभाजन, और ये तो सब जानता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख में जिक्र किया है? तो अशोक कलिंग युद्ध के बारे में जिक्र करेंगे 13वें शिलालेख में, है ना। कलिंग युद्ध हुआ कब था? तो 261 BC में होगा कलिंग युद्ध, ये क्वेश्चन पूछता है। अशोक का राजाभिषेक कब हुआ था? तो राजाभिषेक हुआ था 273 BC में। राजगद्दी पर बैठेंगे अशोक, यहाँ पर राजगद्दी पर बैठेंगे। लेकिन अगर राजाभिषेक के बारे में पूछा जाए तो 269 BC में राज्याभिषेक हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछा गया घुमा घुमा कर। और क्वेश्चन पूछता है कि राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद अशोक कलिंग के युद्ध लड़ा था? तो कितने वर्ष के बाद लड़ा था? 8 वर्ष के बाद लड़ा था। ये सारे क्वेश्चन अशोक से पूछे जाते हैं। बाकी अशोक के तो शिलालेख के बारे में जानते होंगे, पहले शिलालेख, दूसरे शिलालेख, 5वें शिलालेख में क्या बोला गया है वो बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क ए आजम कहलाती है। तो सड़क ए आजम के बारे में बात करें तो ये बना गया था कलकत्ता से पेशावर, यानी पश्चिम बंगाल से लेकर लगभग अफगानिस्तान के क्षेत्र तक इसकी लंबाई थी। शेर शाह सूरी के बारे में बात करें तो कुछ फैक्ट, ढेर सारा फैक्ट है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी तो पहले बिहार के थे, और बिहार के किस जिले से थे? तो ये सासाराम से थे, आपको तो ये पता होगा पहले से। शेर शाह सूरी के जन्म के बारे में पूछता है तो 1400, कहीं आपको 72 दिया रहेगा, कहीं आपको 1486 दिया रहेगा, या 82 दिया रहेगा। ठीक है, अलग अलग इतिहासकार शेर शाह के जन्म को लेकर अलग अलग बात करते हैं। शेर शाह और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है। एक तो होगा हमारा कालिंजर का युद्ध, एक चौसा का युद्ध होगा। कालिंजर का युद्ध होता है 1539 में, यह युद्ध होगा कालिंजर का। ठीक है, जिसमें हुमायूं हार जाएगा और नदी में कूद कर भागेगा। हुमायूं का जान बचाएगा विस्ती, यानी एक नौका खेने वाला आदमी, जिसके कारण हुमायूं उसे एक दिन का मुगल बादशाह बना देता है, और वही एक दिन का मुगल बादशाह चमड़े का सिक्का जारी करता है ना। इसके बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होगा, है ना। और शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ये दोनों क्वेश्चन एक एक करके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शेर शाह सूरी के बारे में ये बात आती है। अगर हम देखें ये सड़क का, तो ये सड़क को ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जानते हैं, है ना। और एक इसमें फेर बदल हुआ है। ग्रैंड ट्रक रोड पहले NH1 और NH2 था ना, अब ये 2 को NH19 कर दिया गया है, ये थोड़ा याद रखना। तो अब ग्रैंड ट्रक रोड NH1 और NH19 के मिलने से बना हुआ है, ना कि NH2। और इस पर ही शेर शाह ने 1700 सराय बनाया था। सराय मतलब वो क्षेत्र होता है जहाँ पे लोग आके आराम करते हैं यात्रा के समय, है ना। तो ये सारी बातें शेर शाह से थी। शेर शाह तो बहुत लंबा हो जाएगा। कालिंजर के युद्ध के अभियान के समय शेर शाह मर गया था तोप फटने पर। 1935 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो 1935 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो था वो था स्वायत्त सत्ता की स्थापना करना। स्वायत्त शासन, यानी शासन अब ब्रिटिश के हाथों में से निकल के पूरा का पूरा शासन महारानी के हाथों में चला गया था। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, नीति निषेध तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 45 के तहत। अगर DPSP के बारे में बात करें तो DPSP से क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ से लिया गया था? तो ये आयरलैंड से लिया गया था, ये तो आपको पता होगा।
आर्टिकल कभी कभी पूछ देगा, तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था, तो आर्टिकल 36 से 51 तक आता है ना। और डीपीएसपी के बारे में ढेर सारी बातें पूछी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अगर संसद का गठन देखें तो आर्टिकल 79, अगर आर्टिकल 80 का बात करें तो इसमें राज्यसभा का गठन होता है ना। आर्टिकल 81 का बात करें तो इसमें लोकसभा के गठन की बात कही गई है। ठीक है, ऐसी बातें याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के प्रयोग से की जाती है, तो इस प्रयोग में दोनों विधि होता है, उत्पत्ति और आय। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने जन्म और मृत्यु दर पंजीकरण हेतु ऐप का अनावरण किया था, तो ये ऐप अनावरण करने वाले हमारे हैं अमित शाह, भारत के गृह मंत्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में श्री श्री रविशंकर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो श्री श्री रविशंकर को फिजी देश ने अपना नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, भारत की चंदन की लकड़ी वन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो चंदन की लकड़ी भारत का दक्षिणी के क्षेत्र में पाया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की गहरी खान की तली के ऊपर लाया जाता है तो चोटी पर लाया जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा, तो अगर किसी वस्तु को खान से ऊपर लेके आएंगे तो वस्तु का भार सबसे अधिक होता है पृथ्वी के तल पर, या सबसे अधिक भार होता है विषुवत रेखा पे। तो विषुवत रेखा यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, तो आंसर होगा पृथ्वी का तल। उष्मा संचरण की वह विधि इसमें के माध्यम से कण की गति नहीं करती है, यानी उष्मा हीट के बारे में बात कर रहा है। तो हीट जो है वो चालन विधि के द्वारा गति नहीं कर सकता, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अच्छे से तेजी में आंसर लगाइएगा। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि एक सितंबर महीने में 30 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाता है, तो बता दीजिए कि विद्युत ऊर्जा का कितना खपत होगा, खर्च कितना हुआ होगा। तो वाट कितना है 100, बल्ब हमारा कितना है 1, और समय कितना है 10, और किलोवाट घंटा करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे। और सितंबर में कितने दिन होते हैं, तो सितंबर में 30 दिन होते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 30, यानी आंसर होगा 30 किलोवाट घंटा। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो क्या होता है, तो एक समान चाल से गति करेगी तो इसके वेग में परिवर्तन, उसकी चाल में परिवर्तन नहीं होगा, यानी चाल समान होगा तो उसका वेग एक समान होता है, यानी आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया, तो ये OTT प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च करने वाले प्रसार भारती है। ठीक है ना, ये चैनल का नाम है। काउंटर को ये लिखा जाता है तो एनालॉगी को क्या लिखा जाएगा, तो देखो COU को उठाकर यहाँ रख दिया गया और NTER को उठाकर आगे कर दिया गया, तो LOG को उठाकर हम आगे कर देंगे और CO यानी NAN कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे ऐसा आंसर दिख रहा है, जो आंसर दिख रहा है वही आंसर मार देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब पानी उबलता है तो इसका ताप समान रहता है। ठीक है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। उबलते समय 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का तापमान। ठीक है, जिसमें गुप्त उष्मा होती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने प्रसिद्ध टेनिस प्रतियोगिता बिली जिंग किंग का खिताब जीता है, तो बिली जिंग किंग का खिताब जीतने वाला जो है वो है इटली, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सा वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो अक्रिय गैस होते कौन है, हीलियम होते हैं, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनन होता है और रेडॉन होता है, और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आर्गन, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से दूर होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट है कहीं पे, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो कैल्शियम होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन सी धातु अलव यानी चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करता, तो क्वार्ट्ज तो करता है, निकेल भी करता है, लोहा भी करता है, तो आंसर होगा एल्यूमिनियम। ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है। जब एक घड़ी को 5% वर्षों के लिए किया, एक घड़ी की राशि, जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इसमें से इतनी राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो इतना मिलता, यानी अगर ब्याज 2% अधिक होता तो इतना मिलता,
और पहले कितना मिल रहा था, तो पहले इतना मिल रहा था। अंतर कितना का है, 350 का। और कै साल के लिए, 5 साल के लिए, यानी 1 साल में अंतर 70 रुपया। 70 रुपया वैल्यू किसका आया, 2% का। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, 35। अगर 1% का वैल्यू 35 तो 100% का कितना, तो 1 पे डबल शून्य लगाएंगे, तो इधर पे 35 पे डबल शून्य लगाना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और पूछता है प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं और ये बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। ठीक है, इससे एनर्जी नहीं मिलती है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में कौन सी गैस की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21%। नेक्स्ट, हाल ही में किसे झारखंड विधानसभा का चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था झारखंड चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, यहां मनाते हैं हम नर्स दिवस। ठीक है, नर्स दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। 8 मई और 10 मई को क्या मनाते हैं, इसका आंसर हमें कमेंट में देना। 8 मई इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट, एक्स और वाई के बारे में दिया है 32 और 16 मिनट, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 और इफिशियंसी पलट जाएगा। ये एक काम करेगा और ये 2 काम करेगा, है ना। ये अब पूछ रहा था क्या कि अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका 32 आएगा। कहता है कितने समय के बाद हम किसको बंद करें, तो हमको बंद करना है वाई को, कि 20 मिनट में पानी भर जाए। ऑप्शन से बनाएंगे, तो अगर हम 6 मिनट लेंगे तो 1 मिनट में कितना काम हो रहा है, 3 काम। 6 मिनट में कितना काम होगा, तो 6 मिनट में काम होगा 18, तो यहाँ से 18 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 14, है ना। अब 14 घटेगा, 6 मिनट खत्म हो गया यहाँ से, 20 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा, 14। और x 1 मिनट में कितना काम करता है, 1, और टाइम भी हमारा कितना है, 14, यानी ऑप्शन हमारा होगा बी। ठीक है, ये ऑप्शन से बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। उष्मीय मान अधिकतम किसमें होगा, तो सबसे ज्यादा उष्मा जो प्राप्त होती है वो होती है वसा से, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो हमारा यहीं तक था, समाप्त हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा फास्ट चल रहे थे हम लोग, फास्ट चलना भी चाहिए। जो क्वेश्चन हम पूछे उसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।